दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू लीगल एज। सो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स के कुछ रीसेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, आप लोगों ने रिप्लाई भी किया, आंसर भी बताए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी सेशन में। और इसी तरीके से आज के सेशन में भी हम लास्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, डेप्थ में फिर से पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चंस जो आपसे मैं सेशन में पूछूंगी वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही एकदम ब्रीफ में हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड फूड डे, एससी डिक्लाइन, सेम सेक्स मैरिज। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक जिस तरीके से बताई गई है, तो इंडिया उसे डिक्लाइन कर रहा है कि यहाँ पे जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो ठीक नहीं है। और उसके बाद वर्ल्ड फूड डे, तो वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट किया गया है, जो कि 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक, तो इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। यहाँ पर जो इंडिया की रैंक बताई गई है उस बेसिस पर कंपैरिजन वाइज, जैसे कि इंडिया की रैंक है इसमें 111, और नेबरिंग कंट्रीज जो है जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनकी रैंक में इंप्रूवमेंट बताया है, इनकी रैंक अच्छी बताई हुई है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया यहाँ पर इसलिए इसे डिक्लाइन कर रहा है कि पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसी कंट्रीज में इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और फिर भी इनकी रैंक अच्छी है एज कंपेयर टू इंडिया। तो आइए देखते हैं कौन इसे पब्लिश करता है और इसमें इंडिया के बारे में क्या बताया गया है। इसको पब्लिश करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ठीक है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इसको नोट डाउन कर लो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस लिए वर्क करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्क करता है बेटा फॉर टैकलिंग पॉवर्टी। तो वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो कंट्रीज जहां पर काफी पॉवर्टी है, पुअर कंट्रीज है, उनके लिए ये वर्क करता है। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड हंगर आइल्स की, तो ये जर्मनी का एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का? जर्मनी का। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। ठीक, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अब इस रिपोर्ट को कैसे पब्लिश करेंगे, तो इसमें इन्होंने स्कोर डिसाइड किए हैं। स्कोर है 0 to 100 तक। मतलब कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 0 आ रहा है मतलब कि बेस्ट स्कोर है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि कंट्री में बिल्कुल भी हंगर नहीं है। वहीं अगर हम 100 स्कोर की बात करें, अगर स्कोर 100 आता है तो ये वर्स्ट स्कोर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, और इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि सभी इंडेक्स जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम एनालाइज करके रैंकिंग बताते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, और आगे अगर हम देखें तो चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड मॉर्टेलिटी है। चारों को अपन समझते हैं। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट। तो एक वर्ड आपने सुना होगा अंडर न्यूट्रिशन, और एक वर्ड होता है अंडर नरिशमेंट। यहां पर अंडर नरिशमेंट का मतलब है अगर चाइल्ड को, है ना, या फिर जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है उसका कैलोरी इंटेक कम है या इनसफिशिएंट है। यहाँ पर चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, शेयर ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा अगर कंट्री में पॉपुलेशन जो है उसे कैलोरिक इंटेक इनसफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर नरिशमेंट। नेक्स्ट है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग में ये कहा गया है ऐसे चिल्ड्रन जो कितनी एज के अंडर में है, अंडर द एज ऑफ 5, और यहाँ पे 5 साल से कम एज के बच्चे, उनकी हाइट कैसी है, उनकी हाइट लो है, हैव लो हाइट फॉर देयर एज। मतलब एज कंपेयर टू एज उनकी हाइट
कम है, और यहाँ से क्या होता है, तो इसे क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है जिसके बेसिस पर देखा जाता है कि हंगर का क्या स्टेटस है। फिर आ जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अंडर द एज ऑफ 5 ही हैं चिल्ड्रन, बट ये बताया गया है एज कंपेयर टू हाइट, उनका जो वेट है वो काफी कम है, मतलब कि हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, और यहाँ से एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग में हमने क्या देखा कि अगर क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, हाइट कम है, वहीं चाइल्ड वेस्टिंग में क्या देखा, लो वेट फॉर देयर हाइट, तो ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो अपने 5th बर्थडे से पहले उनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ से क्या होता है, in part the fetal mix of inadequate nutrition and unhealthy environments, मतलब कि जब प्रेग्नेंट लेडी होगी उस टाइम पर उसे उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला और उसका हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं था, और इसी वजह से जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाती है बिफोर देयर 5th बर्थडे। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। अब हम आते हैं इंडिया के पे डिस्कस करते हैं। तो अभी रिसेंटली ये थर्सडे को ही रिलीज किया गया है, और यहाँ पर इंडिया का स्कोर बताया है 28.7। कितना स्कोर है इंडिया का, ये चारों इंडिकेटर्स का मिला के 28.7, और यहाँ से ये जो इंडिकेटर है ये सीरियस लेवल ऑफ हंगर बता रहा है। वहीं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 102nd, बांग्लादेश की रैंक है 81st, नेपाल 69 एंड श्रीलंका 60th। तो बेसिकली पाकिस्तान और श्रीलंका को फोकस किया है कि 102 और 60 रैंक, और वहीं इंडिया की रैंक कितनी बताई है, तो याद रखना टोटल 125 कंट्रीज थी इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और इसमें से इंडिया की रैंक है 111। ठीक, क्लियर है। तो इस कंपैरिजन वाइज में आपको क्या पढ़ना है, आपको इंडिया की रैंक को कंपेयर करके पाकिस्तान श्रीलंका की रैंक याद रखनी है, इंडिया की रैंक कैसी है, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में डिस्कस करना। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, यहाँ मेंशन नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन सी आई हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हाउएवर इंडिया फेयर्ड बेटर देन साउथ एशिया एंड अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, मतलब कि इंडिया ने काफी अच्छा रिप्रेजेंट किया है एज कंपेयर टू साउथ एशिया एंड सहारा, क्योंकि साउथ एशिया और सहारा की कितना यहाँ पे स्कोर है, तो इनका स्कोर है 27, वहीं इंडिया का हमने कितना देखा 28.7। While the rate of undernourishment in India stood at 16.6% and under 5 mortality rate at 3.1%। ये परसेंटेजेस आपको याद रखने हैं, क्यों रिलीज किया जाता है, कब रिलीज किया गया है, इंडिकेटर्स कौन से हैं, और फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया की रैंक, एज वेल एज आपको क्या करना है, नेबरिंग कंट्रीज को ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने कंप्लीट कर दिया, और कुछ आप भी डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन सी है। अब हम आ जाते हैं वर्ल्ड फूड डे पर। तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, और इसी के लिए 16 अक्टूबर को क्या डिक्लेयर किया गया, वर्ल्ड फूड डे। बट डिक्लेयर कब किया गया, क्या हम 1945 से ही वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है फिर, देखो, तो यहाँ पे FAO के मेंबर्स की एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, एक जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। और कब हुई ये मीटिंग, तो ये होती है 1979 में। यहां से डिसाइड किया जाता है कि वर्ल्ड फूड डे अब सेलिब्रेट किया जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया 16 अक्टूबर 1981 में, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब देख लेते हैं थीम क्या थी इस बार। अच्छा, 2 और ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बता दो कौन है ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन।
थीम थी इस बार वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कि वाटर लाइफ है, वाटर फूड है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी यहाँ बात कर लेते हैं, तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकस करता है हंगर पर, तो SDG 2 दैट इज जीरो हंगर। ठीक, तो ये पॉइंट्स याद रखना। और अभी मैंने आपसे क्या पूछा, तो यहाँ पे आपको बताना है और कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो जो सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही थी उसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिक्लाइन कर दिया है। क्यों डिक्लाइन किया है? सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि फंडामेंटल राइट में ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि सेम सेक्स मैरिज को हम अपनी तरफ से परमिशन दें। अगर हम कुछ भी इस पर मतलब एक तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर की जो पावर्स है वो इन्फ्रिंज हो रही हैं। मतलब क्या हुआ, तो आओ पढ़ते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ट्विक द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, स्पेशल मैरिज एक्ट कब का है? 1954 का। और यहां से इन्होंने कहा है कि हम लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते सेम सेक्स मैरिजेस को। क्यों कहा है ऐसा? सेइंग इट कैन ओनली बी डन बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो एक तरीके से इसे डिक्लाइन कर इसलिए किया गया है क्योंकि ये सिर्फ लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। और अगर ऐसा हम कर देते हैं तो मतलब क्या हुआ, वी आर एंक्रोचिंग अपॉन द फील्ड सेट फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक, क्लियर हुआ? और यहां से ये स्टेट करते हुए ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। और ये जो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है डिक्लाइन करने का, वो 5 जजेस बेंच ने किया है और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रिसाइड किया। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, अब बाकी के जजेस कौन से थे उन्हें भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि it would in the loss of benefits of what is essentially progressive legislation। मतलब यहां भी इन्होंने ये कहा कि जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है कहीं ना कहीं तक उस इधर से भी लॉस ऑफ बेनिफिट्स हो सकता है। बेंचेस में हम जजेस की बात करें तो यहाँ पर थे SK कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये कहा गया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अगर हम कोई भी अपना डिक्लेरेशन देते हैं मतलब कि वी आर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन। तो इन सिंपल टर्म इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम अपनी तरफ से सेम सेक्स मैरिज पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये किसकी बाउंड्रीज में आता है? लेजिस्लेचर की। और अगर हम कोई भी चीज को डिक्लेरेशन देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम लेजिस्लेचर की फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो अब ये तीनों टॉपिक्स को आपको काफी अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर जरूर देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।